अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहज़ेब खानज़ादा। ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी मुमकिन डील के हवाले से आज अचानक बहुत सी अहम पेशरफ सामने आई हैं। एक तरफ अमेरिकी सदर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका की तकरीबन तमाम शराइत मान ली हैं और जौहरी हथियार ना बनाने पर इत्तफाक कर लिया है। हालांकि ईरान ईरानी तौर पर हमेशा से कहता रहा है कि उसने कभी जौहरी हथियार बनाने की कोशिश ही नहीं की। जबकि दूसरी तरफ लेबनान में भी जंगबंदी का आगाज़ हो गया है और ख़ुद मगरबी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि यह जंगबंदी ईरान के दबाव के तहत हुई है और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी अमेरिका के सख्त दबाव के बाद इस जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया है। जिसके बाद आज ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी ऐलान कर दिया है कि लेबनान में जंगबंदी के बाद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है और अब जंगबंदी की बाकी मुद्दत के दौरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से तमाम कमर्शियल बहरी जहाज़ गुजर सकेंगे। और अब्बास इराक़ची की इस पोस्ट के बाद बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें फ़ौरन 12% गिर गई थी। WTI क्रूड $80 फी बैरल की सतह तक भी गया। ब्रेंट क्रूड $86 फी बैरल की सतह तक गया। इससे पहले कल अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा कर दिया था कि ईरान जौहरी हथियार न बनाने के अमेरिकी मुतालबे पर आमादा हो गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने जंग के खात्मे के लिए अमेरिका की तकरीबन तमाम शराइत भी मान ली हैं और ईरान में मौजूद इंतहाई अफजोदा यूरेनियम भी अमेरिका को देने पर इत्तफाक कर लिया है। इस दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि जल्द कुछ होने वाला है और वो किसी मुमकिना मुआहदे के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। जबकि आज ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोलने के ऐलान के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि पाकिस्तान और उसके अजीम वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया, दोनों शानदार शख्स हैं। इससे पहले ट्रंप ने एक पोस्ट में लिखा कि आज दुनिया के लिए एक शानदार और अजीम दिन है। ऐसे में जब ईरान और अमेरिका के दरमियान डील से मुतालिक ये अहम पेशरफ सामने आ रही है और इसमें पाकिस्तान का किरदार आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है और इसी सिलसिले में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत अब भी अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर में अहम मुलाकातों के बाद अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत के लिए तुर्की में मौजूद हैं और उनकी अहम रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं। जबकि दूसरी जानिब आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का अहम दौरा जारी है और उन्होंने वहाँ सिर्फ सियासी क़यादत से ही नहीं बल्कि मिलिट्री क़यादत से भी मुलाकातें की हैं ताकि इंतहाई नाजुक तरीन इस डिप्लोमेसी में ईरान की पूरी क़यादत सेम पेज पर नजर आए। और कल रात को फील्ड मार्शल की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से अहम मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरानी अवाम अमेरिका पर एतमाद नहीं करते क्योंकि वो बार बार अपने वादों की खिलाफ वर्जी करता रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान बैनुल-अक़वामी कानून के दायरे में अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देता है और जंगबंदी के अमल, सालिसी की कोशिशों और इस्लामाबाद में ईरानी वफ़द की मेज़बानी पर पाकिस्तान के किरदार को सराहता है। इससे पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ईरान की ख़ातिमुल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर समेत दीगर अहम सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। अहम बात यह है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले गैर मुल्की रहनुमा हैं जिन्होंने ईरान का दौरा किया है। इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए एक आला ईरानी वफ़द भी इस्लामाबाद आया था जो जंग के बाद ईरान का पहला आला सतही बैरूनी मुल्क का दौरा था। यानी जंग के बाद अगर ईरान में किसी मुल्क की क़यादत ने कदम रखा है तो वो पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत है और अगर ईरान की क़यादत ने ईरान से बाहर किसी मुल्क में कदम रखा है तो वो पाकिस्तान है। जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इस दौरे को इसलिए भी अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि इससे पहले ये ख्याल किया जाता था कि ईरान में कोई वाज़ेह और मरकज़ी कमांड मौजूद नहीं है। ख़ासतौर पर सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामनाई की शहादत के बाद ये क़यास सराइयाँ हुई कि ईरान में ताकत मुख्तलिफ मराकिज़ में तकसीम हो गई है और ईरान की ताकतवर पासदारान इनक़लाब फ़ोर्स के हार्डलाइन धड़े का असर रसूख मज़ीद बढ़ गया है। जबकि नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनाई समेत ईरान की नई क़यादत भी इसी ताकत के तवाज़ुन का हिस्सा समझी जा रही है। यह भी कहा जाता रहा कि मुज्तबा ख़ामनाई पर पासदारान इनक़लाब का खासा असर है जबकि सिविल क़यादत में भी सख्त गिर रहनुमा मज़ीद हावी हो गए हैं और निस्बतन मॉडरेट रहनुमा मज़ीद पीछे चले गए हैं। और इन्हीं वजूहात की वजह से अमेरिका के साथ किसी भी मुमकिना मुज़ाकरात या मुआहदे के लिए तमाम फ़रीक़ैन को एक सफ़े पर लाना एक बड़ा चैलेंज समझा जा रहा था। इसकी एक मिसाल उस वक्त सामने आई थी कि जब जंग के दौरान ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खित्ते के अरब ममालिक पर हमलों पर माजरत की थी मगर इस पर ईरान की सख्तगीर क़यादत के एतराज़ के बाद मसूद पेज़ेश्कियान को अपने बयान की वजाहत करनी पड़ गई थी। ईरानी सदर को अपने बयान की वजाहत करनी पड़ गई थी। इसलिए यह तासुर था कि ईरान में किसी एक पावर सेंटर के साथ मुआहदा हो भी गया तो लाजमी नहीं है कि बाकी ग्रुप्स भी इस मुआहदे की पासदारी करेंगे और यह क़यास सराइयाँ भी सामने आईं
कि पासदारान इनकलाब के सख्तगीर अनासिर तमाम कोशिशों को बुलडोज कर सकते हैं, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद ईरान में इंतहाई गम गुस्सा पाया जाता है और हार्ड लाइनर्स ही इस वक्त फैसले कर रहे हैं। इसलिए सूरत में फील्ड मार्शल ने ईरान में ताकत के तकरीबन तमाम अहम मराकज़ से मुलाकातें की। उन्हें एतमाद में लिया से पहले जंग के दौरान भी ये खबरें सामने आई थीं कि पाकिस्तान ने आर्जी जंगबंदी के लिए ईरान की सिविल और अस्करी क़यादत दोनों से इंतहाई आला सतह पर राब्ते किए थे और इसी सिफारती कोशिश के नतीजे में ईरान ने इब्तिदाई इख्तिलाफात और किसी सूरत में आर्जी जंगबंदी पर राजी न होने के ऐलान के बावजूद आखिरी लम्हात में पाकिस्तान की यकीन दहानी पर आर्जी जंगबंदी के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक कर लिया था और इसी फ्रेमवर्क के तहत लबनान में भी जंगबंदी हुई थी। मगर इसराइल की हठधर्मी की वजह से अमेरिका लबनान के मामले पर पीछे हट गया था और इसी वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने से इनकार कर दिया था। ताहम ईरान की धमकियों और मुज़ाकरात के डीरेल होने के खदशे और पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के बाद अमेरिका ने इसराइल पर दबाव डालकर लबनान में भी जंगबंदी करा दी, जिसका इतलाक कल रात से हो गया। जिसके बाद आज ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लबनान में जंगबंदी के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से तमाम कमर्शियल बहरी जहाज़ों के गुजरने का रास्ता जंगबंदी के बाकी अरसे के लिए मुकम्मल तौर पर खुला करार दिया जाता है और ये गुजरगाह ईरान की बंदरगाहों और बहरी उमूर की तंजीम की तरफ से पहले से ऐलान करदा मरबूत रास्ते के मुताबिक होगी। अब्बास इराक़ची के इस ऐलान के फ़ौरन बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को स्टेट ऑफ ईरान कहा और लिखा कि ईरान ने अभी ऐलान किया है कि स्टेट ऑफ ईरान मुकम्मल तौर पर खुली है और हर किस्म की बहरी आमदोरफ्त के लिए तैयार है। इसके बाद सदर ट्रंप ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली है और बिजनेस और मुकम्मल आमदोरफ्त के लिए तैयार है, लेकिन जब तक ईरान के साथ हमारा मामला 100% हल नहीं हो जाता तब तक ईरान के बहरी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार रहेगी। यह अमल बहुत तेज़ी से होना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर निकात पहले ही तय हो चुके हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। अहम बात यह है कि ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोलने का फैसला लबनान में सीज़ फायर के ऐलान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कल अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि लबनान और इसराइल के दरमियान 10 दिन के लिए जंग बंदी हो गई है और आइंदा हफ्ते दोनों ममालिक के रहनुमा वाशिंगटन में मुलाकात भी करेंगे ताकि मजीद बातचीत की जा सके। और इसके बाद फिर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी लबनान में जंगबंदी पर इत्तफाक का ऐलान तो कर दिया, मगर साथ ही अपनी 2 शराइत भी रख दी। नेतन्याहू ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि मैंने 10 दिन की आर्जी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी ताकि उस मुआहदे को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सके जिस पर हमने वाशिंगटन में बातचीत शुरू की थी। इन अमन मुज़ाकरात में हमारी 2 बुनियादी शराइत हैं। पहली यह है कि हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह किया जाए और दूसरी शर्त यह है कि ताकत के ज़रिए कायम होने वाला एक पायदार अमन मुआहदा किया जाए। और नेतन्याहू के ऐलान के बाद भी लबनान में मुतअद्दिद इलाकों में इसराइल की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की खबरें सामने आती रहीं। ताहम ओवरऑल सीज़ फायर फिलहाल कायम है और सीज़ फायर का ऐलान होने के बाद जैसे ईरान में लोगों ने जश्न मनाया था और सड़कों पर निकल आए थे, उसी तरह कल रात को लबनान में भी शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और सीज़ फायर का जश्न मनाया। इससे साबित होता है कि दोनों ममालिक के अवाम जंग का खात्मा चाहते हैं। अमेरिका के अवाम भी जंग का खात्मा चाहते हैं, जबकि ईरान ने लबनान में सीज़ फायर का खैर मकदम किया है और इसमें पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने लबनान में जंगबंदी पर रद्द-ए-अमल देते हुए एक्स पर अरबी ज़बान में लिखा कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि यह जंगबंदी दरअसल हिज़्बुल्लाह की साबित कदमी और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में इत्तिहाद का नतीजा है और हम इस जंगबंदी को एहतियात से देखेंगे और मुकम्मल फतह के हुसूल तक मुत्तहिद रहेंगे। मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने मज़ीद लिखा कि मैं पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सालिसी की कोशिशों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस जंगबंदी की हिमायत की। हम अपने वादे के पाबंद हैं। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी लबनान में जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए एक्स पर लिखा कि मैं लबनान में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम करता हूँ जो सदर ट्रंप की जुरतमंदाना और दानिशमंदाना सिफारती कोशिशों के जरिए मुमकिन हुआ और मैं उम्मीद जाहिर करता हूँ कि यह पायदार अमन की राह हमवार करेगा। शहबाज शरीफ ने मज़ीद लिखा कि पाकिस्तान लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा करता है और ख़ित्ते में देर पा अमन के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की भरपूर मुखालफत और अमरीका की जानिब से इब्तिदाई तौर पर लबनान में जंगबंदी से इनकार के बाद अब सदर ट्रंप ने खुद
इसराइल पर दबाव डालकर लबनान में भी जंगबंदी करा दी है और इस हवाले से ये तज्ज़िये हो रहे हैं कि ये ईरान के सख्त दबाव के बाद मुमकिन हुआ है और इसमें पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। मगर इस जंगबंदी की वजह से नेतन्याहू को इसराइल के अंदर सख्त सियासी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। यानी नेतन्याहू जिनके कहने पर सदर ट्रंप ने यह जंग शुरू की थी, वो अब इस जंग में अपने मकासद हासिल ना करने की वजह से इसराइल में ही मुश्किल में पड़ गए हैं। इस हवाले से अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि लबनान में जंगबंदी का मुआहदा ईरान के दबाव के बाद हुआ, क्योंकि ईरान ने धमकी दी थी कि अगर इसराइल ने लबनान पर हमले ना रोके तो वो अमेरिका और इसराइल के साथ अपनी अलग जंगबंदी से पीछे हट जाएगा। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि तल अवीव में कायम इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ के सीनियर रिसर्चर ऑफ गुटरमैन के मुताबिक अमेरिका पर ईरान के इस दबाव के नतीजे में होने वाला जंगबंदी का ये मुआहदा इसराइल के लिए मनफी पेशरफ समझा जाएगा और इससे ये जाहिर होता है कि ईरान को लबनान की स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर असर सूख हासिल है, जैसा कि ईरान ऐसा सरपरस्त हो जिसने ये जंगबंदी करवाई है। और इससे ये तासुर भी मिल सकता है कि ईरान जब भी चाहेगा तो वो लबनान के मुहाज को दोबारा भड़का सकता है, इसी तरह जैसे उसने इसे रोका है। जबकि अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जैसे ही इसराइल और लबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह के दरमियान 10 दिन की जंगबंदी की तस्दीक की तो उन्हें इसराइल में अपने सियासी मुखालिफिन की तनकीद का सामना करना पड़ गया और इस सूरत हाल ने नेतन्याहू को मुश्किल पोजीशन में डाल दिया है। एक तरफ उन्हें अमरीकी दबाव का सामना है, जबकि दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का नेतन्याहू का मकसद और दावा पूरा नहीं हुआ, जिस पर उन्हें अपने इत्तेहादियों और नाकदीन दोनों की जानिब से सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। इसराइल में दाएं बाजू की अपोजिशन जमात के रहनुमा एविगडोर लाइबर्टमैन ने इस जंगबंदी को शुमाली इसराइल के रिहायशियों के साथ गद्दारी करार दे दिया, जिनमें से बहुत हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से सरहदी इलाकों से नकल मकानी कर चुके हैं। जबकि इसराइल के अपोजिशन लीडर याइर लैपिड ने इस हवाले से कहा कि ये पहली बार नहीं है कि नेतन्याहू हुकूमत के वादे हकीकत के सामने टूट गए हों। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि हत्ता कि नेतन्याहू की अपनी क़दामत पसंद जमात के अंदर से भी उनके इस फैसले पर दबे अल्फाज में तनकीद की गई है। नेतन्याहू की जमात के कुछ अरकान ने सवाल उठा दिया है कि क्या लबनानी हुकूमत हिजबुल्लाह की तरफ से बातचीत कर सकती है जिस पर उसका कंट्रोल ही नहीं है। लबनान की सरहद के साथ वाक़े मुतअद्दिद इसराइली इलाकों के एक ग्रुप के सरबराह मोश डेविडोविच ने नेतन्याहू के इस फैसले पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मुआहदे वाशिंगटन में बैठे लोग करते हैं, लेकिन इसकी कीमत यहाँ खून, तबाहशुदा घरों और बर्बाद कम्युनिटीज़ की सूरत में अदा की जाती है। इस सारी सूरत हाल में ये रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि लबनान में जंगबंदी के लिए अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी अहम किरदार अदा किया है। और CNN के मुताबिक एक सीनियर अमरीकी ओहदेदार ने बताया है कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कई दिनों तक इसराइल पर जोर दिया कि वो लबनान में पहले से ज़्यादा एहतियात करे और उनका मानना था कि लबनान में जानी नुकसान रोकने से खित्ते में कशीदगी कम हो सकती है। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक बुध और जुमेरात की दरमियानी रात को सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस इस बात पर मुत्तफिक हो गए थे कि इसराइल को जंगबंदी करनी चाहिए। और फिर सुबह सदर ट्रंप, जेडी वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने लबनान के सदर से बात करके जंगबंदी की तस्दीक की और इसके बाद उन्होंने इसराइली हुकाम से भी बात की। इस सारी सूरत हाल में अमेरिका और ईरान के दरमियान डील के इम्कानात भी मुसलसल बढ़ रहे हैं और ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि अब अक्सर मामलात पर इत्तफाक तकरीबन हो चुका है। और अब यह खबर भी सामने आ रही है कि अमेरिका ईरान के अफजूदा यूरेनियम के बदले में ईरान के मुंजमद असासों को बहाल कर देगा। इस हवाले से अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने लिखा है कि दो अमरीकी ओहदेदारों और मुज़ाकरात से वाकिफ दो सोर्सेज के मुताबिक अमरीका और ईरान जंग ख़त्म करने के लिए 3 सफ़हात के एक मंसूबे पर मुज़ाकरात कर रहे हैं, जिसमें ज़ेर गौर एक नुक्ता ये भी है कि अमरीका ईरान के मुंजमद किए गए 20 अरब डॉलर्स के फंड्स को जारी कर देगा और इसके बदले ईरान अपने अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे से दस्तबरदार हो जाएगा। अहम बात यह है कि अगरचे अब भी कुछ अहम इख्तलाफात बाकी हैं, लेकिन इस हफ्ते मुज़ाकरात में मुसलसल पेशरफ्त हुई है और इन शराइत पर कोई मुआहदा जंग के खात्मे की वजह बन सकता है, लेकिन इससे ईरान के सख्त गिर हलकों की तरफ से रद्दमल भी सामने आ सकता है। सदर ट्रंप ने जुमेरात को कहा कि अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकार मुमकिना तौर पर इस हफ्ते के आखिर में दोबारा मुलाकात करेंगे ताकि मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सके, जबकि ज़राए के मुताबिक ये मुज़ाकरात गालिबन इतवार को इस्लामाबाद में होने की तवक्को है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ट्रंप इंतज़ामिया की एक बड़ी तरजीह यह है कि ईरान को तकरीबन 2000 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे तक रसाई ना मिले।
जो उसकी ज़ेरे ज़मीन जौहरी तनसीबात में मौजूद है, ख़ासतौर पर वो 450 किलोग्राम यूरेनियम जो 60% तक अफजोदा है। दूसरी तरफ ईरान को पैसों की ज़रूरत है और इसीलिए दोनों फरीक इस बात पर मुज़ाकरात कर रहे हैं कि यूरेनियम के इस ज़ख़ीरे का क्या होगा और ईरान के कितने मुंजमद असासे बहाल किए जाएंगे। मुज़ाकरातकार इस बात पर भी बात कर रहे हैं कि ईरान इन असासों से मिलने वाली रकूम को किन शराइत के तहत इस्तेमाल कर सकेगा। इस हवाले से दो ज़राए के मुताबिक इब्तिदाई मरहले में अमेरिका ईरान को $6 अरब जारी करने के लिए तैयार था ताकि वो खुराक, अद्वियात और दीगर इंसानी ज़रूरियात की चीज़ें खरीद सके, जबकि ईरान ने $27 अरब का मुतालबा किया था। ताहम ज़राए का मजीद कहना है कि अब अमेरिका और ईरान के दरमियान ज़ेर बहस ताज़ा रकम $20 अरब है। एक अमरीकी एहलकार ने बताया कि ये रकम खुद अमरीका की तरफ से पेश की गई तजवीज़ का हिस्सा है, जबकि एक दूसरे अमरीकी एहलकार ने नकद रकम देने के बदले यूरेनियम लेने के ख्याल को ज़ेर बहस कई मामलात में से एक करार दिया। इसी दौरान अमरीका ने ईरान से मुतालबा किया है कि वो अपना तमाम जौहरी मवाद अमरीका मुंतकिल कर दे, जबकि ईरान सिर्फ इस बात पर रजामंद है कि इस अफजोदा यूरेनियम को ईरान के अंदर ही डाउन ब्लेंड किया जाए, यानी इसकी अफजोदगी की सतह को कम कर दिया जाए। ताहम ज़ेर गौर समझौते की एक तजवीज़ के मुताबिक अफजोदा यूरेनियम का कुछ हिस्सा किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल किया जाएगा, जबकि कुछ हिस्सा ईरान के अंदर बैनुल-अक़वामी निगरानी में डाउन ब्लेंड किया जाएगा। एक्सियोस ने मज़ीद लिखा है कि दोनों फरीक 3 सफ़हात पर मुश्तमिल एक मुफाहमती याददाश्त यानी MOU पर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें ईरान के अंदर जौहरी अफजोदगी पर रज़ाकाराना पाबंदी भी शामिल है। अमेरिका ने मुज़ाकरात के पहले दौर के दौरान ये मुतालबा किया था कि ईरान 20 साल के लिए अफजोदगी रोक दे, जबकि ईरान ने इसके जवाब में सिर्फ 5 साल की तजवीज़ दी थी। ऐसे में सालिस अब भी इस खला को पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस MOU के तहत ईरान को तिब्बी मकासद के लिए आइसोटोप्स बनाने वाले रिसर्च रिएक्टर्स रखने की इजाज़त होगी, लेकिन ईरान ये वादा करेगा कि इसकी तमाम जौहरी तनसीबात ज़मीन के ऊपर होंगी और मौजूदा ज़ेर ज़मीन तनसीबात गैर फ़ाल ही रहेंगी। जबकि ज़राए के मुताबिक MOU में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से मुताल्लिक मामलात भी शामिल हैं। ताहम इस नुक्ते पर अब भी अहम इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि आया इस MOU में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और इलाकाई प्रॉक्सी ग्रुप्स की हिमायत के मामला शामिल हैं या नहीं हैं, क्योंकि इसराइल और सदर ट्रंप की जमात रिपब्लिकन पार्टी के सख्त गिर हलकों का ये मुतालबा रहा है कि ये मामलात भी ईरान के साथ किसी भी मुज़ाकरात में शामिल होने चाहिए। जबकि रिपब्लिकन्स और खुद ट्रंप ने 2015 के जौहरी मुआहदे के तहत ईरान को अरबों डॉलर्स देने पर ओबामा इंतज़ामिया पर सख्त तनकीद की थी और मौजूदा इंतज़ामिया मुमकिन तौर पर इस बात पर जोर दे सकती है कि मुंजमद फंड्स के इस्तेमाल पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। ऐसे में एक अमरीकी एहलकार के मुताबिक ईरान ने मुज़ाकरात में कुछ लचक दिखाई है, लेकिन ये अभी काफ़ी नहीं है। उन्हें मज़ीद आगे लाने के लिए क्या करना होगा ये भी देखना बाकी है। अमरीकी एहलकार का मज़ीद कहना है कि ईरान वाज़े तौर पर $20 अरब के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी चाहता है। वो फ्री मार्केट रेट्स पर पाबंदियों के बगैर तेल भी फरोख्त करना चाहता है, वो आलमी मालियाती निज़ाम में शामिल होना चाहता है, लेकिन वो साथ ही अपना जौहरी हथियारों का प्रोग्राम भी रखना चाहता है, वो हमास जैसे ग्रुप्स को भी फंड देना चाहता है और वो इन तमाम चीज़ों से इस हद तक दस्तबरदार नहीं होना चाहता जितना हम उसे पेश कर रहे हैं। मगर इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका को वो तमाम न्यूक्लियर डस्ट हासिल हो जाएगा जो हमारे अजीम B-2 बम्बार्ड तैयारों के जरिए बना है। ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि किसी भी शक्ल, तरीक़े या सूरत में रकम का कोई तबादला नहीं होगा और ये मुआहदा किसी भी तरह लबनान से मशरूत नहीं है, लेकिन अमेरिका अलग से लबनान के साथ काम करेगा और हिज़्बुल्लाह के मसले को मुनासिब तरीके से हल करेगा और इसराइल अब लबनान पर बमबारी नहीं करेगा। उन्हें अमेरिका की तरफ से ऐसा करने से रोक दिया गया है। बहुत हो गया, शुक्रिया। इसके अलावा भी ट्रंप ने आज कई पोस्ट की हैं, जिनमें एक में लिखा है कि अजीम बहादुरी और मदद के लिए सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का शुक्रिया। और फिर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि अमेरिका की मदद से ईरान ने तमाम समुद्री माइंस हटा दी हैं या हटा रहा है। और फिर लिखा कि ईरान ने इस बात पर इत्तफाक कर लिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को दोबारा कभी बंद नहीं करेगा। अब इस रास्ते को दुनिया के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और फिर लबनान से मुतालिक ट्रंप ने फिर लिखा कि मैं एक बार फिर कहूँगा कि ये मुआहदा किसी भी तरह लबनान से मुंसलिक नहीं है, लेकिन अब लबनान को दोबारा अजीम बनाएंगे। ऐसा लग रहा है कि सदर ट्रंप कोई बात करते कहीं ना कहीं से इसराइली दबाव आता है और दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर भी ट्रंप का दबाव है। वो अपनी सियासी साख के लिए लड़ रहे हैं, ट्रंप मुआहदा भी करना चाह रहे हैं, उनकी सियासी साख भी बचाना चाह रहे हैं। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस इस्लामाबाद से मौजूद है सहाफ़ी कामरान यूसुफ, जिन्होंने आज दिन में खबर दी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, जबकि वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी इदरीस अली। वहाँ क्या हो रहा है, दोनों से बात करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कामरान यूसुफ, आप ज़ाहिर दिन में आप ये रिपोर्ट कर रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, तैयारियाँ जारी हैं और फिर कुछ बड़ा हुआ।
स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलने का ऐलान तो ऐसा है कि बैन अल-अक़वामी मार्केट्स में हमें नज़र आ रहा है कि कितना पॉजिटिव लिया है, तेल की कीमतें नीचे, स्टॉक मार्केट्स ऊपर। किस हद तक मामला तय पाए हैं और क्या होने जा रहा है? इस्लामाबाद में क्या सरगर्मियां और क्या तैयारियां हो रही हैं? देखिए, ये जो आज ऐलान किया है ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने, ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है कि आगे किस तरफ हालात जा रहे हैं। और अगर बारिंग यानी लास्ट मिनट कोई हिकअप ना आए तो लग तो यही रहा है कि ईरान और अमेरिका एक तारीखी मुआहदे के बहुत करीब है। और इसमें आई थिंक अगर पाकिस्तान को क्रेडिट ना दिया जाए तो ये बहुत गलत होगा। ये सारी जो एफर्ट है मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने की, और एक मौके के ऊपर जब 21 घंटे पिछले हफ्ते मुज़ाकरात हुए थे उसके बाद, और वैसे एक जो हफ्ता है वो लगता है कि काफी वक्त ज्यादा हो गया है क्योंकि इन दिनों इसके बीच बहुत कुछ हुआ है। तो उसमें जो पाकिस्तान ने कोशिश की एक डिप्लोमेटिक एफर्ट के इस पीस प्रोसेस को नाकाम ना होने दिया जाए, और आई थिंक ये जो सारी डेवलपमेंट्स आपको होती नजर आ रही हैं उसका सारा जो क्रेडिट है या जो सारी जो उसकी आउटकम, उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल का जो ईरान का दौरा है, उस दौरान ये सारी चीजें तय पाई हैं। जो दो बड़ी मसाइल थे, जो रुकावट थे पहले कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर के लिए, ईरान का मुतालबा बिल्कुल पाकिस्तान भी उससे एग्री करता था कि जो जंगबंदी थी वो लेबनान तक एक्सटेंड होनी चाहिए थी और उसका ओरिजिनल जो सीज फायर थी प्लान का उसका हिस्सा थी। लेकिन इसराइल ने नहीं माना, अमेरिका ने भी इसराइल का साथ दिया और उसकी वजह से मामला आगे ना बढ़े, और उसकी वजह से फिर जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है ईरान ने उस तरीके से रीओपन नहीं किया। लेकिन कल जब लेबनान और इसराइल की जंगबंदी हो गई, अमेरिका ने करवा दी, तो आज फिर वो भी ऐलान हो गया। तो मेरा ये ख्याल है कि ये की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, और जिससे मैंने कहा कि जिस तरफ हालात जा रहे हैं, ऑलरेडी मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि इस दफा जब मुज़ाकरात का जो भी दौर होगा, दूसरा और वो हतमी दौर होगा, और उस राउंड से पहले ही बहुत कुछ पहले ही तय पा जाएगा, और लग यही रहा है कि हम उसी तरफ अब जा रहे हैं। जी साहब, बताइएगा वहाँ वाशिंगटन में क्या माहौल है? एक तो कभी हुआ नहीं ऐसा कि वेस्टर्न मीडिया में पाकिस्तान की इतनी मस्बत कवरेज हो कि दिल खोल के तारीफ़ें हो रही हों, और अमेरिकी सदर ट्रंप भी हर दूसरे दिन फील्ड मार्शल की, वज़ीर आज़म की तारीफ़ें कर रहे हों, व्हाइट हाउस की तर्जुमान कर रही हों। आपका अपना एक्सपीरियंस इस हवाले से क्या कहता है, और क्या वहाँ पर अब ये उम्मीद है बाकायदा कि अब ये डील होने जा रही है? देखिए शायद मेरी आपके आई थिंक पिछले 40 दिन में काफ़ी दफ़ा बात हो चुकी है, और जब हमारी बातचीत होती थी तो मेरे एक सेंस ऑफ पेसिमिज्म था कि ट्रंप कह तो रहे हैं कि जंग ख़त्म हो जाएगी, मगर लग नहीं रहा। मगर अब जो मुझे लग रहा है आजकल की जो बातें हुई हैं, जो कामरान साहब ने भी बात की, कि ये जो सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म जो इस्लामाबाद में, वो मेरे ख्याल से वाशिंगटन में भी काफ़ी हद तक यही फील हो रहा है। क्योंकि देखें प्रेसिडेंट ट्रंप के जो ट्वीट्स हैं, जो ट्रूथ सोशल पे पोस्ट है, उसी से पता लग रहा है कि वो खुद बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। अभी उन्हें इंटरव्यू दिया था रॉयटर्स को, उसमें भी वो कह रहे थे कि हमारी जो रिलेशनशिप विद ईरान जो बहुत अच्छी तौर पे अब चल रही है। तो काफी उनका रिटोरिक जो बातें कर रहे हैं वो भी बहुत चेंज हो चुके हैं। देखिए, जब मैं 10 साल से पेंटागन कवर कर रहा हूँ, जब यूएस ट्रूप्स अफगानिस्तान में भी थे, तो उस टाइम पे जो रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ रह चुकी है वो काफी ट्रिकी रह चुकी है, अप्स एंड डाउन्स हो चुके हैं। मगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो जिस तरह से पाकिस्तान को देखा जा रहा है, नॉट जस्ट मीडिया में, मगर आप देखें पेंटागन में, स्टेट डिपार्टमेंट, व्हाइट हाउस में भी, वो आई थिंक बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आई थिंक वो सही तरह से ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस निगोशिएशन में मीडिएटर के तौर पे काम किया, ना किसी साइड के लिए। उनका इंटरेस्ट यही दिख रहा था मेरे ख्याल से वाशिंगटन में, कि पीस चाह रहे थे। और आई थिंक वो काफी हद तक यही नजर आ रहा है वाशिंगटन में। और ट्रंप खुद आई थिंक काफी हद तक उनकी जो रिलेशनशिप फील्ड मार्शल के साथ रह चुकी है वो काफी जाहिर हो रही है। और बहुत सारे ममालिक हैं जिनके ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडिया भी उनमें है, मगर कोई मुल्क पड़ा नहीं बीच में। सदर ट्रंप की शख्सियत भी ऐसी है, फिर जंग भी चल रही थी, फिर ईरान में अली खामनाई शहीद हो गए थे। क्या पाकिस्तान ने जो 2 कदम आगे बढ़ के डिप्लोमेसी की है, जिसमें ज़ाहिर रिस्क भी था कि अगर फेल हो गए, या ट्रंप नाराज़ हो गए, या ईरान नाराज़ हो गया, दोस्त ममालिक नाराज़ हो गए, जिसमें से एक दोस्त मुल्क नाराज़ भी हुआ, रिस्क भी काफ़ी लिया गया पाकिस्तान की तरफ से इस मामले में जब पाकिस्तान पड़ा है? मेरे ख्याल में रिस्क भी लिया है, और दूसरा जब पाकिस्तान का ये नाम आया, पाकिस्तान कोशिश कर रहा था, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोगों को शुक्र शुबहात थे कि क्या हमारी नंबर 1 इतनी कैपेसिटी है कि हम इस तरह की जो इतनी बड़ी जंग है जिसमें 2 प्लेयर नहीं, कई प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, और दूसरा क्या हमारा इतना असर और रसूख है। लेकिन मेरे ख्याल में वो तमाम जो स्केप्टिक्स हैं उनको पाकिस्तान ने गलत साबित किया। सबसे पहले तो जब आरजी जंगबंदी हुई, किसी को यकीन नहीं था, पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया। और अब जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका को उस स्टेज पे ले आया है कि जहां पे एक तारीखी मुआहदा हो सकता है, तो उसमें आई थिंक मल्टीपल फैक्टर्स ने रोल प्ले किया है। अनलाइक ओमान या बाकी इससे पहले जो मीडिएटर्स थे, पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा एडवांटेज था, बेशक उसकी सिंबलिज्म कह लें, जो मर्जी कह लें,
बीइंग अ न्यूक्लियर कंट्री, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, फिर पाकिस्तान जो जियो स्ट्रेटेजिक जो गेम है, जो प्रॉक्सी गेम है, उसको समझता है, जो न्यूक्लियर इश्यूज हैं, डायमेंशंस है, उनको समझता है। फिर सऊदी अरब के साथ आपका म्यूचुअल जो डिफेंस एग्रीमेंट है, मल्टीपल फैक्टर्स ने रोल प्ले किया। एंड आई थिंक जो डिसाइसिवनेस है जो पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप की, दैट प्लेड अ ह्यूज पार्ट। अल्टीमेटली आखिर में तो अमेरिकी मीडिया खुद कह रहा है कि शायद अमेरिका उम्मीद हार बैठा था, उनको पेसिमिज्म था कि ईरान को आप नहीं मना सकते। सो पाकिस्तान प्लेड दैट रोल, और इसमें कोई शक नहीं है। और अमेरिकी सदर ट्रंप जो है, अगर पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं तो वो मक्खनबाजी नहीं कर रहे, बल्कि वो जेन्युइनली समझते हैं कि अगर ये पाकिस्तान बीच में ना पड़ता तो ना सिर्फ ये जंग नहीं रुकनी थी, बल्कि दुनिया ग्लोबल रिसेशन की तरफ जाती। और इदरीस, ज़ाहिर जब अगर मुआहदा होगा, पहले तो ये था कि डिप्लोमेसी जो एक इवेंट नहीं होता, एक पूरा प्रोसेस होता है। जो पहले 2015 का मुआहदा हुआ ओबामा के दौर में, तो 2 साल तो मुज़ाकरात में लग गए, इसलिए मामला इतनी जल्दी हल नहीं होंगे, बस ये कोशिश की जाएगी कि जंग बंदी हो जाए। मगर अब तो जो खुद अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक तो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल का क्या होगा, कितने अनफ्रीज होंगे एसेट्स, यहाँ तक बात पहुँच गई है। तो क्या कोई हतमी मुआहदा भी हो सकता है दोनों ममालिक के दरमियान, इसकी उम्मीद की जा रही है? ये जो एक एक्स फैक्टर कह जाते हैं ना, वो प्रेसिडेंट ट्रंप है। आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो पिछले नेगोशिएशंस रहे हैं वो 2 साल चलते हैं, 3 साल चलते हैं, फिर शायद कोई एग्रीमेंट आती है। मगर प्रेसिडेंट ट्रंप का ये है कि वो डिसीजन जल्दी लेते हैं, चाहे खराब हो या अच्छी हो, वो जल्दी लेते हैं, क्योंकि उनका मेरे ख्याल से जो फोकस है वो काफ़ी जल्दी चेंज होता रहता है। तो मेरे ख्याल से इनका ये होप है कि एक दफ़ा एग्रीमेंट करें, उसमें न्यूक्लियर फोकस हो, सैंक्शन रिलीफ हो, शायद एसेट्स भी अनफ्रीज करें, और फिर उनके मेरे ख्याल से जो हमने बताए गए सोर्सेज से जो इत्तला है ये है कि ईरान से एक कॉम्प्रिहेंसिव डील करें और फिर वो अपना फोकस कहीं और शिफ्ट कर सकें, या तो क्यूबा में हो या इनके नवंबर मिड टर्म इलेक्शन हो। तो मेरे ख्याल से इनकी कोशिश है कि एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट लें। ये जो आपने यूरेनियम की जो बात की, जो 900 पाउंड ईरान में अभी तक है, अभी जो हमारी बात हो रही थी प्रेसिडेंट ट्रंप में, उन्होंने कहा कि हमारा ये फोकस है कि यूएस भी किसी ना किसी तरह से ईरान को हेल्प करे कि यूरेनियम जो ज़मीन के नीचे बेरी हो चुका है उसको निकालें और किसी ना किसी तरह अमेरिका लेकर आए। तो अब ये देखना है कि ईरान इसमें एग्री करेगा नहीं करेगा। इनका ये जो एनरिचमेंट प्रोसेस था वो 20 साल तक कम होगा, नहीं होगा, 5 साल तक नहीं होगा। तो ये माइनर डिटेल्स हैं जो अभी तक, जैसे कामरान कह रहे थे कि हो सकता है कि स्कटल करें, मगर मेरे ख्याल से लग रहा ये है कि इश्यूज हैं और सैंक्शन इश्यूज है, उसमें भी किसी ना किसी तरह अग्रीमेंट हो जाएगी। और शुक्रिया नाजरीन। अमेरिका और इसराइल की ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ पूरी दुनिया कर रही है। हरीफ ममालिक भी ये तस्लीम करने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तान ने गैर मामूली डिप्लोमेसी के जरिए अमेरिका और ईरान को एक मेज़ पर बिठाया और दुनिया को बड़े बहरान से बचाया। और अब भी मुस्तकिल जंगबंदी और मुआहदे के लिए सबकी नज़रें पाकिस्तान पर ही हैं। मगर भारत में गोदी मीडिया और मोदी के भक्त पाकिस्तान के इस किरदार से खुश नहीं हैं, तनकीद कर रहे हैं। मगर भारत में कुछ माकूल आवाज़ें भी उठ रही हैं जो ये तस्लीम कर रही हैं कि ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान के किरदार को किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में भारत के साबिक हाई कमिश्नर TCA राघवन ने पाकिस्तान की गैर मामूली डिप्लोमेसी और पाकिस्तान की उभरती हुई आलमी हैसियत पर टेलीग्राफ इंडिया में तजिया लिखा है, जिसका उन्वान है कीप एन आई पाकिस्तान रिसरेक्शन ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। तजिए के मुताबिक 1971 में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर की चीन के दौरे के हवाले से होने वाली सीक्रेट डिप्लोमेसी में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया था, और ये दौरा अमरीका और चीन के दरमियान ताल्लुकात में ब्रेक थ्रू साबित हुआ था। जबकि इस दफ़ा पाकिस्तान ने इससे भी ज़्यादा हैरानकुन सिफारती किरदार अदा किया है और जंग के दौरान अमरीका और ईरान के दरमियान इंतहाई आला सतह पर एक दूसरे को आमने सामने बिठा दिया है। और ये कोई मामूली कामयाबी नहीं है, बल्कि हालिया तारीख के शदीद तरीन मिलिट्री, जोग्राफियाई और मुआशी तनाज़ात में से एक तनाज़े को रोकने में इस सालिसी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। चाहे आर्जी तौर पर ही क्यों ना हो, अमरीका और ईरान को एक जगह लाना और मुज़ाकराती अमल का आगाज़ करवाना कोई मामूली कारनामा नहीं है। और दुनिया भर के माहिरीन पाकिस्तान को सराह रहे हैं। साबिक इंडियन हाई कमिश्नर ने अपने तज़किये में मज़ीद लिखा कि बहुत से पाकिस्तानी इस लम्हे को पाकिस्तान के ख़राब बैनुल-अक़वामी इमेज की इस्लाह के तौर पर देख रहे हैं। उनका ख्याल है कि इस बार पाकिस्तान तारीख़ की दुरुस्त सिमत पर खड़ा है, जबकि ज़्यादातर भारतीय तज्जियों में एक ऐसा सवाल है कि जो खामोशी से गालिब रहता है कि पाकिस्तान ने यह सब करने की सलाहियत कैसे हासिल कर ली। इसके पस मंज़र में पाकिस्तान का एक ऐसा तस्वुर मौजूद है जिसमें पाकिस्तान को डोमेस्टिक फॉल्ट लाइन्स, मुतअद्दिद बहरानों और कोलैप्स के दिहाने पर खड़े मुल्क के तौर पर
दिखाया जाता रहा है भारत में। मुतज़ीम मज़ीद लिखते हैं कि हैरानकुन तौर पर भारत में इस तस्वुर को वसी पैमाने पर कबूल किया जाता है, हता के बाखबर हलकों में भी यही सूरत हाल है, जबकि कम मालूमात मगर ज़्यादा रसूख रखने वाले टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया में तो पाकिस्तान के इस तस्वुर के हवाले से ज़्यादा मजबूत इत्तफाक पाया जाता है। इसीलिए पाकिस्तान की सालिसी के किरदार को कभी बेजा मुदाखलत, कभी एक गैर अहम फरीक की मौका परस्ती या फिर चीन, अमरीका या सऊदी अरब की प्रॉक्सी के तौर पर दिखाया जाता है। मगर ऐसे ख्यालात की बुनियाद एक बेचैनी भी है, जो एक रिवायती हरीफ को आलमी तवज्जो का मरकज़ बनते हुए देखकर दूसरे हरीफ को होती है। बाज़ औक़ात तो ये बेचैनी इस हकीकत को भी गैर अहम बना देती है कि तनाज़े का खात्मा भारत के भी मफाद में है, चाहे वो किसी भी तरीक़े से ही क्यों ना हो। इस नाराज़ी के पीछे एक बड़ी गलतफहमी यह है कि पाकिस्तान जियोपॉलिटिकली इर्रेलेवेंट हो चुका है। ये सोच भारत की मौजूदा पॉलिसी से मुताबिकत रखती है, जिसके तहत पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कम अज़ कम पिछले 1 साल से, बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसे से ऐसे इशारे मौजूद हैं कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पर तनहा नहीं हो रहा, बल्कि हकीकत यह है कि दीगर ममालिक पाकिस्तान को अपने मफादात और अपनी असेसमेंट्स की नज़र से देखते हैं। जैसा कि पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क है, इसका हसास जियोपॉलिटिकल महल वक़ू है, साथ ही पाकिस्तान की मुनज़्ज़म फ़ौज, निस्बतन मुस्तहकम रियासती निज़ाम और बिलाखिर एटमी हथियार उसे एक ऐसी अहमियत देते हैं कि जिसे किसी दलील से रद्द नहीं किया जा सकता। भारत के साबिक सफ़ीर मज़ीद लिखते हैं कि इसीलिए हालिया तनाज़े के तनाजुर में ज़रूरी है कि भारत पाकिस्तान समेत अपने तमाम हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात पर दोबारा से तवज्जो दे। इसके अलावा भारतीय सहाफ़ी रवीश कुमार ने कहा है कि पाकिस्तान अगर अमरीका और ईरान हमले पर करीब लाने में कामयाब हो जाता है तो ये दुनिया की तारीख का अहम मोड़ होगा। दुनिया चाहती है कि इस खित्ते में अमन बहाल हो। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर की तेहरान यात्रा और फिर से बातचीत होने की संभावना। इन खबरों से पाकिस्तान एक बार फिर से बातचीत की प्रक्रिया में वापसी कर रहा है। पाकिस्तान मध्यस्थ के रोल में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका से लेकर तेहरान और खाड़ी के देशों ने या चीन ने भी कम से कम इस काम में उसकी योग्यता पर संदेह नहीं किया। अक्सर इस बात पर जोर दिया जाता है कि अमेरिका के कारण पाकिस्तान की भूमिका बढ़ी है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ईरान का पाकिस्तान पर कितना भरोसा है और पाकिस्तान ईरान की दोस्ती के कारण भी अमेरिका को पाकिस्तान की तारीफ करनी पड़ रही है। ईरान से दोस्ती भारत की भी थी, मगर भारत चूक गया। उसने दोबारा वापसी का कोई प्रयास किया है यह भी दिखाई नहीं देता। अगर मुनीर परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और अमेरिका को एक दूसरे के करीब ला देते हैं तो दुनिया के कूटनीतिक इतिहास का यह अहम मोड़ साबित हो सकता है। दुनिया चाहती है कि जंग खत्म हो और इस इलाके में शांति और भरोसा लौटे। साथ ही भारतीय सहाफ़ी अशोक कुमार पांडे ने गोदी मीडिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन ना तो पाकिस्तान है और ना ही कोई और मुल्क, बल्कि गोदी मीडिया है। मैं बिल्कुल साफ साफ यहां पर कहना चाहता हूं, बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी शर्म के, इस मुल्क का जितना नुकसान हमारे गोदी मीडिया ने किया है उतना नुकसान कोई और कर भी नहीं सकता। इस देश का दुश्मन ना तो पाकिस्तान है ना कोई और मुल्क है। इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा गोदी मीडिया, जो दुनिया भर में हमारे दुश्मन बनाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी गोदी मीडिया ने इतना गंदा कवरेज किया। कोई आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवा रहा था, कोई कराची पर अटैक करवा रहा था, कोई शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करवा रहा था, और इन सारे तमाशों की वजह से दुनिया में हमारी सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती हुई है। और आज जब ईरान का सारा मामला चल रहा है उस समय भी इस तरह की गंदी और घटिया कवरेज की जा रही है कि जो ईरान ये कहता है कि हिंदुस्तान हमारे 5 दोस्तों में से है, उसको तेल भेजने के लिए हम किसी तरह का कोई टाल नहीं लेंगे, उस ईरान के बारे में गंदी गंदी बातें इस मीडिया चैनल्स पर की जा रही। ताजा एग्जांपल है, एक कोई मेजर गौरव आर्या है, बताया जाता है कि 6 साल कुल मिलाकर नौकरी की है। ना तो कोई किताब है डिफेंस एनालिस्ट हो यह समझने के लिए, ना तो कोई किताब उन्होंने लिखी है, ना कोई उनका रिसर्च है और ना कोई समझ है। जहर फैलाते रहते हैं यूट्यूब पर बैठकर और उनको बुलाकर गोदी मीडिया के लोग अपनी नाक तो कटवाते ही हैं, मुल्क की बेइज्जती करवाते हैं। ये किसी चैनल पर गए हुए थे और उस चैनल पर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि इजराइल मेरा सगा भाई है। इजराइल इनका पता नहीं कब से सगा भाई बन गया। और कहते हैं कि लेबनान पर 10 और बम गिरा दे, ईरान पर 10 और बम गिरा दे, अच्छा होगा।
ये इंसान है या इंसान के रूप में जानवर है? हमें ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तान के हवाले से कुछ अहम खबरें आ रही हैं, तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो खुलने जा रही है, मुमकिन तौर पर LNG की सप्लाई भी बहाल हो जाएगी, मगर इस सारे की सारी सूरत हाल में पाकिस्तान में एक नॉर्थ में बिजली का क्राइसिस पैदा हुआ, लोड शेडिंग हो रही थी और सूरत हाल ये थी कि साउथ में सस्ती बिजली अवेलेबल थी, नॉर्थ नहीं जा सकती क्योंकि ग्रिड का जो पावर बैलेंस है उसका मसला हो रहा था। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर तवानाई उवैस लग़ारी साहब। लग़ारी साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 15,000 वाट से अगर ऊपर जाएगी नॉर्थ में पैदावार तो ही आप साउथ से बिजली ले सकते हैं, और LNG के प्लांट नहीं चल रहे इसलिए नहीं हो रहा, और पानी से भी नहीं हो रहा। आज तो आपने खैर पावर डिवीजन ने बताया है कि पन बिजली से आज ज़्यादा बिजली में इजाफा हुआ है जिसकी वजह से साउथ से भी ले सकते हैं। बट एक सवाल पैदा हुआ क्योंकि आपने कल कहा कि 1500 मेगावाट हम फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा कर रहे हैं और ये मैक्सिमम हम बिजली पैदा कर रहे हैं। अब वो 55 रुपए की बिजली आप पैदा कर रहे हैं, साउथ में 15 रुपए तक की बिजली अवेलेबल है, आप उसे नॉर्थ नहीं ले जा पा रहे हैं। जब साउथ में बिजली के कारखाने लग रहे थे तो क्या हुकूमत को पता नहीं था कि हमने ट्रांसमिशन का निज़ाम भी बेहतर करना है ताकि वो ट्रांसमिट हो सके? 4 साल से ये हुकूमत है, इन्होंने कुछ नहीं किया। शाहजेब भाई, एक तो बात यह है कि उस वक़्त हुकूमत को पता था, इसलिए 4000 जी मेगावाट की DC की हमने ट्रांसमिशन लाइन ऑल द वे लगाई, कितने अरब जी डॉलर की। उसके अलावा हम लोगों ने और भी लाइंस एक रहीम यार खान जी मटियारी तक हमने लगाई। उसी की वजह से ये साउथ की बिजली है जो कई हज़ार मेगावाट आज नॉर्थ के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है। सिर्फ इस वक्त जो साउथ के अंदर जितने भी न्यूक्लियर कोल और सारे प्लांट्स हैं उनमें से 2500 मेगावाट है, 2400 जो इस वक्त नहीं ट्रांसपोर्ट हो सक रही। उसमें से 1500 मेगावाट का हमने स्टैटकॉम का एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और वो अगले साल के अंदर पूरा भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। उसके बाद आपके 500 से 600 मेगावाट तकरीबन रह जाएंगे जो साउथ से नॉर्थ में नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकेंगे आज, लेकिन 1-2 साल में साउथ की मांग भी बढ़ेगी, नॉर्थ के अंदर और प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। और दूसरा मैं आपके तवज्जो से बात नहीं लगा साहब, एक मसला है ना कि अभी आपसे कुछ अर्सा पहले तक बहस ये थी और जिसमें पावर डिवीजन और पेट्रोलियम डिवीजन के दरमियान इख्तलाफ भी था कि पावर डिवीजन जो है या जो पावर प्लांट्स हैं वो LNG उतनी नहीं उठा रहे जितना कि कमिटेड है, मगर और हमारी जो लोकल गैस फील्ड्स हैं उन्हें अपनी गैस बंद करनी पड़ रही थी ताकि LNG को एडजस्ट कर सकें और ये प्लांट्स चल सकें, और मेरिट ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा था। अब अचानक LNG गायब हो गई और जब गायब हुई तो नॉर्थ में लोड शेडिंग हो रही है, हालांकि साउथ में बिजली अवेलेबल है। तो ये प्लानिंग कहीं का फुकदान ही है ना, यानी कि स्ट्रेटजी का फुकदान है या फिर मैनेजमेंट का फुकदान है? सर उस वक्त कोई बहस नहीं थी कि LNG हमें ज़रूरत ही नहीं है, ये कभी किसी स्टेज के ऊपर नहीं किसी ने कहा। हाँ, जितनी ऑर्डर की हुई थी उतनी ज़रूरत नहीं थी। आपने पिछले साल भी अप्रैल के महीने में 3000 मेगावाट आपने LNG से प्रोड्यूस किया है। इस वक्त सिर्फ 500 मेगावाट प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज आपकी लोकल गैस फील्ड से हमने तकरीबन 500 मेगावाट इन्होंने मेहरबानी करके हमें दे दिया और हम 80 MMCFD के ऊपर यहाँ जी चला रहे हैं और के इलेक्ट्रिक को 60 MMCFD जी दे रहे हैं। तो इसमें कोई हमें जी प्रॉब्लम नहीं था। LNG हमेशा बेस लोड के ऊपर शाम के वक्त आपको ज़रूरत रहेगी, लेकिन उस मिकदार में नहीं रहेगी क्योंकि और अल्टरनेट एनर्जी के सोर्सेज और सोलराइजेशन और हर चीज़ आ रही है। दिन के वक्त पाकिस्तान को ना प्रॉब्लम है और ना ही शाम के वक्त है। जब आप अपना 6000 मेगावाट की प्रोड्यूस करने वाला ईंधन आप गायब कर दें सिस्टम में से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और ईरान US की वॉर की वजह से, तो नेक्स्ट उसके ऊपर ज़्यादा एक्सपेंसिव ईंधन वो डीजल ही चलेगा ना सर। डीजल का तो 80 रुपए का यूनिट प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम आज पूरे का पूरा उन प्लांट्स को डीजल पे शिफ्ट कर दें तो मेरी बिजली तो 5 से 8 रुपए पर यूनिट की एक्सपेंसिव हो जाएगी इन महीनों के लिए। तो हम लोगों ने प्रॉपर मैनेजमेंट के जरिए, यही तो मैनेजमेंट का सवाल उठता है कि ये तो आपको सूरत में करना पड़ता है ना कि अगर साउथ में ना होती, अगर साउथ में सस्ती इंपोर्टेड और लोकल कोयले से 15 रुपए तक की बिजली अवेलेबल है और आप नहीं ट्रांसमिट कर पा रहे, तो मैनेजमेंट का सवाल उठता है ना कि इसलिए आपको 80 रुपए पे जाना पड़ता है और इसकी वजह से आपको लोड शेडिंग जी लेकिन हम बहुत सारी
आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो हम बहुत सारी बिजली ट्रांसफ़र कर भी रहे हैं, 70% हमारी ट्रांसफ़र अप नॉर्थ हो भी रही है। बाकी जो 30% है उसमें से 1500 मेगावाट का प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऑन है, इसी हुकूमत ने इनिशिएट किया है, जो तकरीबन साल में इंशाल्लाह जी पूरा हो रहा है। बाकी रह जाएगी 500 मेगावाट। 500 मेगावाट के लिए एक और ट्रांसमिशन लाइन को 3 अरब USD डॉलर की इन्वेस्ट करना डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज उसकी कैपेसिटी कभी इस्तेमाल ही नहीं होगी इस हद तक। तो जो स्टेप्स हमने ट्रांसमिशन के उठाने थे हम उठा चुके हैं, उसमें से एक स्टेप सिर्फ कंप्लीट होने के लिए रह गया जो अगले साल के अंदर हो जाएगा। दूसरा, अगर आप इजाजत दें, मैं आगे जाने से पहले मुझे मगर एक बात सिर्फ उसके बाद आप बात कीजिए। एक बात अवाम आप जानना चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुल गई, मगर कतर की क्योंकि बहुत ज्यादा हमले भी हुए कतर के ऊपर, उनका प्लांट भी मुतासिर हुआ, पाकिस्तान को अभी मुस्तकबिल करीब में LNG मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, है तो सवाल पेट्रोलियम डिवीजन के लिए, बट आपका क्योंकि कोऑर्डिनेशन में काम होता है, मिलेगी नहीं? सर मैंने कल परसों में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाम को बताया था कि ये प्रॉब्लम बहुत आर्जी है। हमारा हाइडल की हद तक तो एक रात में प्रॉब्लम हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, 6 घंटे से आप 2 घंटे, और आज रात को तो लोड शेडिंग एक्सपेक्टेड नहीं है, एट द मोस्ट 1 घंटे की लोड शेडिंग एक्सपेक्टेड है। हमने सारे इंतजामात करके कर लिए। जैसी इरसा ने पानी का इंडेंट मांगा, हमने वो इंडेंट उसको मिल गया, प्रोविंसेस से पानी मांगा, अवेलेबल हो गया, बिजली पैदा होना शुरू हो गई। अब बाकी रह गया सिर्फ LNG का मामला। LNG के मामले में हमें कल ही इतला मिली थी कि 4 कार्गोज कतर के आर रेडी टू बी डिस्पैच टू पाकिस्तान। आज स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुल गया। हमने आज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को कहा है कि फौरी तौर के ऊपर उनको डिस्पैच कराएं, वो 5 दिन में इधर पहुंच जाएंगे। और जिस तरह आपके पिछले 8 साल बगैर लोड शेडिंग के गुजरे, हमेशा इंशाअल्लाह अल्लाह पाकिस्तान को लोड शेडिंग फ्री रखेगा सर। और सब, और ये जो मसला है ज़ाहिर जो सबसे ज़्यादा तनकीद हुई वो इसी बात पर हुई कि या तो मुल्क में बिजली ना हो, बिजली है, और अगर एक सोर्स निकल गई, ज़ाहिर उसमें या तो आपका कसूर नहीं है कि जंग छिड़ गई, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद हो गई, कतर के ऊपर हमला हो गया, LNG नहीं आ रही थी, मगर दीगर सोर्सेज से बिजली अवेलेबल हो और मुल्क में उसके बावजूद लोड शेडिंग हो तो इनकॉम्पिटेंस का सवाल उठता है। सर ये बात मैं आपको पूरा हिसाब बता देता हूं। लोग कहते हैं इस मुल्क में 46,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, झूठ बोलते हैं। इस मुल्क में इस वक्त 32,000 मेगावाट की डिपेंडेबल कैपेसिटी है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 33,000 है, डिपेंडेबल 32,000 है। 32,000 में इस वक्त आप उसके अंदर 11,000 मेगावाट हाइडल का शामिल है, जिसमें से आज हमें जी 4,000 मेगावाट मिल रहा है, 7,000 हो गया। आपकी जी सोलर की 650 मेगावाट है जो इस वक्त यूटिलिटी स्केल के ऊपर है, वो रात को होती नहीं है। विंड की 700 मेगावाट है, विंड मौसम पर डिपेंड करता है, वो हमें कल रात को तकरीबन 180 मेगावाट मिल रही थी। हाँ 2500 ऐसी है जो नॉर्थ के अंदर, जिसकी अभी आपने ट्रांसमिशन की बात की, वो आ नहीं सकती। उसके अलावा पूरा ये हिसाब आपका पूरे का पूरा, हमारा न्यूक्लियर पूरा चल रहा है, हमारा बाकी कोल पूरा चल रहा है, साहिवाल पूरा चल रहा है। जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद होती थी कि साहिवाल को लोड सेंटर में क्यों लगाया, आज साहिवाल लोड सेंटर में ना होता और ट्रांसमिशन लाइंस पर डिपेंड कर रहा होता तो मुल्क का और भी बड़ा खरा। हम इस वक्त मोस्ट एफिशिएंटली अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कि मैं वजीर हूं, हमारा सिस्टम इस वक्त ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के ऊपर चल रहा है। फर्नेस ऑयल के 1400 मेगावाट के प्लांट चल रहे हैं। मैंने कल एक सहाफ़ी साहब को एक प्रोग्राम में पूछा, मैंने कहा आप कह रहे हैं कि इनएफिशिएंटली चल रहा है, एक प्लांट का नाम लगाएं, जो नाम बताएं जो इस वक्त चलना चाहिए और नहीं चल रहा। तमाम प्लांट्स आर ऑपरेशनल राइट नाउ एंड दे आर ऑपरेशनल अपनी फुल। तो ये बताइए सर, जो आप लोगों ने जो अभी क्योंकि सूरत हाल बदल गई है, कीमतों को भी नीचे रखा हुआ है, तो ये बताइएगा आप, जो आपकी पिछली प्रेस रिलीज थी उसमें 2.25 घंटे की लोड शेडिंग और कुछ कीमतों में इजाफे की बात की गई थी। नाउ अगर सिचुएशन बदल जाती है, कीमतें तेल की कीमतें भी नीचे आ रही हैं, आपने खुद ने बताया कि कतर से जहाज़ भी आ रहे हैं, इसके अलावा पन बिजली भी बन रही है, तो वो अब ना लोड शेडिंग होगी ना कीमतें बढ़ेंगी। सर लोड शेडिंग तो आज भी तकरीबन इन 24 घंटों में तकरीबन 1-1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होगी किसी भी सूरत में। जैसी गैस हमारी हिट करती है, लोड शेडिंग का नामो निशान हमेशा के लिए ख़त्म, जिस तरह पहले हुआ करता था। और कीमतों का जो फर्नेस ऑयल सिर्फ इस महीने हमने जितना इस्तेमाल किया है वो 10-15 दिन, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी के ऊपर जो IMF ने 80,000 रुपये की लेवी लगाई है उसका भी इतलाक कंज्यूमर्स के ऊपर ना हो, और वो या हुकूमत अपने ऊपर लेगी या हुकूमत उसको
उस चीज़ को IMF से जी वेव ऑफ करवाएगी, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। हमने रिस्पॉन्सिबली कीमत को ना बढ़ने भी दी है, अपने प्लांट्स को भी ऑप्टिमली इस्तेमाल करके। माफ़ करें, मैंने पूरी आवाम से भी माफ़ी मांगी है, ये 1-2 दिन की उनको जो इनकन्वीनियंस हुई है। ये हमारा हाइडल और LNG जब ईंधन होगा नहीं तो मैं बिजली कहाँ से लाऊंगा ना जी। यही तो वॉर के इफेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान को बिजली के सेक्टर में अब इस तरह करके हिट किए हैं। हमने कीमतें तो नहीं ऊपर जाने दी, हमारी कीमतें तो बल्कि नीचे आती रह गई हैं। 16-16 रुपए इंडस्ट्री के नीचे। आज तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी इस लोड शेडिंग के बावजूद खुश है कि 1.5-2 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग मत करो, मेरी कीमतों को मत ऊपर लेके जाओ। तो हमने तो बड़ी क्लैरिटी के साथ इस चीज़ को बड़ी ट्रांसपेरेंटली लेके चले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया वैसा साहब की गुफ्तगू। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।